नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास है। इसके पहले मैं एक क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे भी एक बार जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, पानीपत के युद्ध से अधिकतर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हैमू के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। एवं पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान एवं मराठों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अफगान सेना की जीत हुई थी। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व अफगानिस्तान का राजा अहमद शाह अब्दाली कर रहा था और मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ पेशवा कर रहे थे। याद रखिएगा, प्रश्न के अनुसार द्वितीय युद्ध पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य कब बना था। तो आप सभी जानते हैं 1 नवंबर वर्ष 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और दोस्तों, इस टॉपिक से भी मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं, और इस टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैंने अथर्व एकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, जिसे आप एक बार जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने काफी विस्तार से मध्य प्रदेश गठन एवं विभाजन के बारे में काफी डिटेल में थ्योरी एवं एमसीक्यू क्वेश्चन कराए हैं, तो इसे आप एक बार जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग होता है। तो दोस्तों, कॉकरोच का श्वसन अंग होता है पातक, जिसे ट्रैकिया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों में क्या होते हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पुरुष में मरकरी से विषाक्तन में कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, पुरुषों में मरकरी के विषाक्तन से मीना माता रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, चीन एक ऐसा देश है जो एक दलीय प्रणाली अपनाता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों, मूत्र यानी कि यूरिन का रंग पीला यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब जब दोस्तों आय बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, तब घटिया वस्तु की मांग गिरने लगती है। अगला प्रश्न है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला के अंग नहीं है। अरावली, कुनलुन, काराकोरम या हिंदुकुश। तो याद रखिएगा, कुनलुन, काराकोरम एवं हिंदुकुश यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंग है, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला एक अलग पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान में गुरु शिखर कहां स्थित है, तो याद रखिएगा माउंट आबू में स्थित है। अरावली दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। साथ ही एक प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली की पहाड़ी के नाम से कौन सी पर्वत श्रृंखला मशहूर है। तो याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसके बीच रहती है। इसका सही जवाब होगा 0 से 1 के बीच रहती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहां होती है। तो याद रखिएगा, कोरोमंडल तट पर अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, जिसका सही क्रम बताइए। दोस्तों, 1857 की क्रांति से भी अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं, और इस टॉपिक पर भी मैंने एक वीडियो चैनल पर डाल रखी है, तो उसे भी आप एक बार जरूर देखिएगा। और याद रखिएगा, 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर की छावनी से की थी। तो इसका सही जवाब होगा, सबसे पहले बैरकपुर में हुई थी, उसके बाद सेकंड होगा मेरठ में, इसके बाद दिल्ली, और उसके बाद झांसी में 1857 की क्रांति या विद्रोह शुरू हुआ था। तो 4 2 3 1 इसका सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बैरकपुर,
मेरठ, दिल्ली एवं झांसी। और अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा नीमच छावनी से। अगला प्रश्न है वन रोपण प्रक्रिया क्या है? तो आप सभी जानते होंगे वन रोपण प्रक्रिया का मतलब होता है पेड़ लगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, किस तरह मदद करती है? तो दोस्तों ऑप्शन है रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार। तो दोस्तों रेडियो से तो इसका कोई संबंध नहीं है। वायुमंडल का तापमान नियमित करना, अंतरिक्ष किरणों का अवशोषण करने में, या पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। तो आप सभी जानते हैं ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रेस से हमारा संरक्षण करती है, यानी कि पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो दोस्तों मुख्य रूप से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तरबूज। तरबूज के अलावा अगर ऑप्शन में आपको मिलता है तो याद रखिएगा खीरा, खरबूज, मूंग। यह कुछ मुख्य फसलें हैं जो कि जायद के मौसम में उगाई जाती हैं। और याद रखिएगा जायद के मौसम की फसलें जून में काटी या निकाली जाती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? तो दोस्तों मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ होता है ध्रुवीय व्रत पर सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसे मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इस वजह से तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यदि CERTURION को कूट भाषा में यह लिखा जाता है तो रैंक को यह लिखा जाता है तो 7859 अंकों से क्या निरूपित होगा? दोस्तों यह कोडिंग का प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न में दोस्तों प्लेस वैल्यू गलत दी हुई होती है। याद रखिएगा जहां पर आप देखिएगा एक वर्ड अगर बड़ा है दूसरा छोटा है और उसके बदले में आपको नंबर दिए हैं, तो टाइम वेस्ट करने के लिए आप यहां पर इसे प्लेस वैल्यू से सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। और अधिकतर प्रश्नों में पहली वैल्यू आपको प्लेस वैल्यू ही दी जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं सी और इधर 3 दिया है, लेकिन उसके बाद चेंज मिलेगा, ई की जगह पर 2 दिया है। इसे आप डायरेक्ट संख्या से वर्ड की वैल्यू से इसे निकाल सकते हैं। जैसे कि पूछा गया है 7859, तो सबसे पहले देखिए 7 के स्थान पर क्या है, देख सकते हैं टी। 8 के स्थान पर क्या है, इस कूट में 8 नहीं है, सेकंड वाले में 8 के स्थान पर है ए, तो अंक हो गया अपना टी ए। फिर दिया है 5 देख सकते हैं एन की जगह पर है, और 9 की जगह पर के है। तो दोस्तों 7859 को आप कूट भाषा में टैंक लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग में लगभग 5 से 6 टाइप के प्रश्न होते हैं, तो सबसे पहले इन्हें समझना काफी जरूरी है कि यह प्रश्न किस तरह का पूछा गया है। और इस वाले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि इधर पर ज्यादा वर्ड हैं और सेकंड में कम दिए हैं और तीसरे के बारे में पूछा है, तो इधर प्लेस वैल्यू से इसे सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। डायरेक्ट देखिएगा कि किस वर्ड का कौन सा नंबर है और उसी के हिसाब से आप आंसर में निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यदि 32 + 45 को 3542 लिखा है और 47 + 72 को 4277 है, तो 86 + 12 का मान क्या होगा? दोस्तों यह भी रीजनिंग का ही प्रश्न है और इसे आप देख सकते हैं फर्स्ट डिजिट 3 की जगह 3 है और सेकंड डिजिट को दिया है लास्ट में। इसी तरह आप इधर देख सकते हैं 4 पहले स्थान पर है और लास्ट डिजिट दूसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर आएगा 8 और आखिरी स्थान पर 6 आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 4 सेकंड लास्ट पर दिया है और 5 सेकंड नंबर पर दिया है। इसी तरह 7 और 7 है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड
पोजीशन पे आएगा 2, इसके बाद आएगा 1, 86 प्लस 12 की वैल्यू होगी 8216। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि 175 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कितने तरीके हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका गुणनफल निकालिए। 175 का होगा 5 इंटू 5 25 इंटू 7 175। अब इसके गुणनफल पूछे गए हैं और दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल पूछे गए हैं, तो सबसे पहले इन दोनों का करते हैं। 25 इंटू 7 एक यह हो गया, इसके बाद इन दोनों का करते हैं 35 इंटू 5 और एक बार इन तीनों का 1 से किया जाएगा 175 इंटू 1। तो आप देख सकते हैं कुल 3 गुणनफल निकले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 3 गुणनफल हो सकते हैं 175 के दो पूर्ण संख्याओं से। अगला प्रश्न है, इस इक्वेशन का मान पूछा गया है तो इसे सॉल्व करते हैं। इधर 4 की पावर है 4 की पावर, नीचे 2 की पावर 2 की पावर, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो एक बार आएगी 2 की पावर माइनस में, अभी अगर सिर्फ ये ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और एक बार आएगी 2 की पावर प्लस में, और इस पूरे के अपॉन में जो दिया गया है 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये वाली पूरी कंडीशन इससे कट जाएगी। अब अपने पास बची सिर्फ ये माइनस वाली इक्वेशन, तो इसे सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, तो आएगा 0.36 माइनस 0.25। इन दोनों का स्क्वायर अगर करेंगे और 0.36 माइनस 0.25 होता है 0.11 या 0.11। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1200 की एक राशि ए बी तथा सी में 5 7 13 के अनुपात में वितरित की गई, तदनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना होगा? इसे एक तरीके से तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 5 7 13 का अगर सम करेंगे तो आएगा 25। फिर अगर आप इसमें एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू आएगी 48। अब 48 इंटू 7 और 48 इंटू 13 के बीच का अंतर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी इसे एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि सी और बी का अंतर पूछा है, तो सबसे पहले करेंगे 13 और 7 का अंतर अपॉन में टोटल 5 प्लस 7 प्लस 13 और इनटू में जो राशि दी गई है यानी कि 1200। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ऊपर आएगा 6 इंटू 1200 अपॉन नीचे 25। 25 से 1200 को काटेंगे, 25 एकम 25 चौको 25, 48 जा कटेगा। अब 6 इंटू 48 अगर इंटू करते हैं तो वैल्यू आएगी 288। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इस तरह से कर सकते हैं, ऊपर जिन दोनों का अंतर है नीचे टोटल तीनों का सम और इंटू जो वैल्यू दी थी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से तो इसका सही जवाब आ जाएगा। सी और बी के हिस्सों के बीच का अंतर है 288। अगला प्रश्न है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपए है। अंकित मूल्य पर यदि 25% की छूट देकर इसे बेचा जाता है तो 20 रुपए की हानि होती है, तद अनुसार हानि का प्रतिशत पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें अपन को निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य है 400, 25% की छूट दी है तो 75 अपॉन 100। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 75 चौको 300, सेलिंग प्राइस की वैल्यू आई आपकी 300। अब निकाली जाएगी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में 20 रुपए की हानि हुई है, तो अगर इसकी 20 रुपए की हानि जोड़ दी जाए तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, तो 320 आपकी इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब इस पे निकाल लेंगे अपन हानि प्रतिशत। तो हानि 20 हुई है, प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाएगा, तो 320 और प्रतिशत के लिए 100। इसे सॉल्व करते हैं अगर 25/4 आपका आंसर आएगा।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 25/4 को आप 6 सही 1/4 भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। सही जवाब है 6 सही 1/4 या 25/4। ऑप्शन में आपको इन दोनों में से कोई एक मिल सकता है। अगला प्रश्न है, एक घन के विकर्ण का माप 5√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले तो अपन घन की भुजा का मान लेते हैं a। तो विकर्ण का माप बराबर 5√3 बराबर हो जाएगा a√3 और a की वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a²। अगर a की वैल्यू रखते हैं तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25, इसकी वैल्यू आएगी 150 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एक बार फिर से देख लीजिए, भुजा की मान अपन ने माना a, तो 5√3 के बराबर हो जाएगा a√3। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू a का स्क्वायर। a की वैल्यू पुट करिए अपन ने 5 का स्क्वायर यानी कि 25। 25 इंटू 6 की वैल्यू होती है 150। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इस प्रश्न में सबसे पहले माना जाता है उस वैल्यू को, तो माना कि वह संख्या x है और x की वैल्यू निकालते हैं। 10% की कमी करी तो यानी कि 90% बची। 100 के रिस्पेक्ट में इंटू x बराबर वह संख्या 54 हो जाती है। इसे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 60। अब प्रश्न में पूछा गया उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। तो 72 माइनस x/x इंटू 100। x की वैल्यू रखेंगे अगर तो 72 माइनस 60/60। एक सेकेंड इधर खाली स्पेस में करते हैं। 72 माइनस 60/60 इंटू 100। इसका जवाब आएगा, सही जवाब आएगा 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, 20% की वृद्धि। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु से यह कोऑर्डिनेट दिए गए हैं की दूरी कितनी है। तो इसे एक को माना जाता है P और दूसरा रहेगा Q। P की वैल्यू दी है -12 9 और Q की नहीं दी है तो 0 0 माना जाएगा। यह x1 x2 सॉरी x1/1 x2/2। अब फॉर्मूला होता है P और Q की वैल्यू निकालने के लिए √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू है 0, x1 की वैल्यू है -12 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू है 9 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा √144 12 का स्क्वायर प्लस 81 9 का स्क्वायर, जो कि टोटल हो जाएगा 225। √225 दोस्तों याद रखिएगा 15 की वैल्यू होती है, या 15 का स्क्वायर होता है 225। रूट से इसे बाहर निकालेंगे तो बचेगा 15। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मूल बिंदु से 15 की दूरी पर है कोऑर्डिनेट -12 और 9। अगला प्रश्न है, ए इज
स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो ए क्यू प्लस 1 का एक मान किसके बराबर होगा? सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। इस ए को इस तरफ अगर भेजेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए। सेकेंड इक्वेशन है ए क्यू प्लस 1, इसे सॉल्व करते हैं। एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। अब अपने पास ए स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू है माइनस ए पहली वाली इक्वेशन से, तो इसे पुट करेंगे माइनस ए और इस ब्रैकेट में ए प्लस 1। तब अपने पास बचा ए प्लस 1 इंटू माइनस 2a। अब इसका अंदर इंटू करके इससे 2 कॉमन लेते हैं तो 2 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए। अब ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू अपने पास -1 है फर्स्ट इक्वेशन से। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0 था। अगर 1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बराबर हो जाएगा -1। तो यह -1 की वैल्यू इसकी जगह पर पुट करते हैं तो 2 इंटू -1, सॉरी -2 इंटू -1, तो ये वैल्यू आएगी 2, जो कि है ए क्यू प्लस 1 के बराबर, जो इक्वेशन अपन लेके चल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 2। अगला प्रश्न है, यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी? इसे दोस्तों फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं भुजाओं की संख्या है n। फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n, और जो कोण दिया हो वह 120 डिग्री दिया है। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 2n। इसका अंदर इंटू करेंगे अगर तो आएगा 3n माइनस 6 इज इक्वल टू 2n। 2n को इस तरफ भेजेंगे, 6 को इस तरफ भेजेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। यानी कि भुजाओं की संख्या, जिसे अपन ने शुरू में n माना था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, भुजाओं की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर कोसेक फाई हो तो कोण तथा धनात्मक न्यून कोणों हो तो साइन थीटा प्लस फाई का मान क्या होगा? इधर पर थीटा और फाई आएगा। यदि सेक थीटा बराबर कॉस थीटा हो और कोण थीटा तथा फाई धनात्मक न्यून कोण हो तो साइन थीटा प्लस फाई का मान क्या होगा? तो इसे सॉल्व करते हैं। सेक थीटा बराबर दिया है कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक फाई। कॉसेक फाई या कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है सेक 90 माइनस थीटा। इधर सेक से सेक कट जाएगा तो बचेगा थीटा बराबर 90 माइनस फाई। अगर फाई को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो अपने पास बचा थीटा प्लस फाई बराबर 90। अब प्रश्न में पूछा गया है साइन थीटा प्लस फाई का मान क्या होगा? तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू है अपने पास 90, तो साइन थीटा प्लस फाई की जगह लिखेंगे 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मारिया जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में कहां निवास करते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, यह मारिया पूछा गया है। अधिकतर लोग मारिया और भारिया जनजाति में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मारिया जनजाति मध्य प्रदेश के जबलपुर एवं छिंदवाड़ा जिलों में रहती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में जबलपुर दिया गया है, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी का गठन कब किया गया था या स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1985 में मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई थी, और याद रखिएगा यह उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1952 1952 में
मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना की गई थी? यह सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरदा। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड किस दिनांक को हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, पहले कई बार पूछा जा चुका है। और 3 और 4 दिसंबर की मध्य रात्रि को भोपाल गैस कांड हुआ था। याद रखिएगा, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड को MIC भी कहा जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान गई थी। साथ ही इससे रिलेटेड एक प्रश्न और आता है कि इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा अर्जुन सिंह। 1984 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिस समय भोपाल गैस कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक एवं आर्थिक राजधानी के रूप में इंदौर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पंचम पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? यानी कि इन्होंने पूछा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1974 से 1979 तक, 1974 से 79 तक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शहरों में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहां है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश के शहरों में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब संस्थापित किया गया था? तो दोस्तों 25 जनवरी 1994 इसका सही जवाब होगा। और यह डेट याद रखिएगा दोस्तों, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगी। साथ ही दोस्तों अथर्व एकेडमी चैनल पर साइंस की भी सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसमें मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो उसे आपने अगर नहीं देखा है तो उसे जाकर भी एक बार जरूर देखिए। साइंस की इस सीरीज में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायो के टॉपिक वाइज सभी चैप्टर के MCQ प्रश्न, जिसमें लगभग हर एक टॉपिक से लगभग 500 के करीब प्रश्नों को मैं चैनल पर डिस्कस करूंगा। और यह आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 500 प्रश्नों को लगभग मैं 2 से 3 वीडियो में कवर करूंगा, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और ज्यादा लंबी वीडियो भी ना बने। तो साइंस की क्लासेस भी जरूर देखिएगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।